हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसोते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको लगातार दे रहा हूं बहुत ही शानदार वीडियोस जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, और आज की भी ये श्रृंखला आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और आज की श्रृंखला में हम एक और वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये वीडियो आने वाले आपके यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट और आपके डीटी प्लस भी जैसे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शानदार होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि एक एक बात आपकी इस वीडियो में बहुत शानदार बताऊंगा। यहाँ पर ट्रिक विद मैप दोनों चीज़ें होंगी, मैप से भी आपको कराऊंगा, ट्रिक से भी मैं आपको कराऊंगा। देखते हैं कितने बच्चे इस सेशन को, इस वीडियो को अपने उन बारीक से, नन्हे से, प्यारे से, सुंदर से हाथों से शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। क्या है दोस्तों? भारत का भौतिक विभाजन। और भारत के भौतिक विभाजन में हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की नदियों की, यानी वे नदियां जो पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं। इससे पहले हम हिमालय की नदियों को लेकर बात कर चुके हैं और पूर्वी घाट की, यानी प्रायद्वीप भारत की पूर्वी घाट की नदियों को लेकर हम बात कर चुके हैं। पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा। जो मेरा कराने का तरीका है वो आपका मैप से भी होगा और आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। दोस्तों, यकीन ना आए तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको ट्रिक ऐसी लगेगी कसम से मानो हटो बचो, बहुत बढ़िया वाली ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। ये भारत की नदियों को तंत्र जो मैंने आपको बताया था बांट कर, आपको ऐसे ही पढ़ना है। ये देखिएगा, भारत की नदियों को जब हम पढ़ते हैं तो दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियों में जब हम पढ़ते हैं तो तीन नदी तंत्र हमारे सामने आते हैं। एक आपका सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा आपका गंगा नदी तंत्र। हम लोग ऑलरेडी ही सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पे डिस्कस कर चुके हैं, और हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को भी डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं अरब सागर की नदियों में, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, या कह सकते हैं पश्चिमी घाट की ओर गिरने वाली नदियों के बारे में। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को भी क्या कर देना दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बड़े आगे चलिए दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की हम लोग बात करेंगे। देखो, ध्यान से पढ़ें, सही से पढ़ें। सबसे पहले नदी आती है आपकी लूनी नदी। कौन सी नदी आती है? लूनी नदी। सर जी, लूनी नदी कैसी नदी है? लूनी नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही समा जाती है, अर्थात इसको अंतःस्थलीय नदी भी कहते हैं। मतलब ये दूसरे स्थल पर नहीं पहुंचती, ये भारत के अंदर ही समाप्त हो जाती है, भारत के अंदर ही उठती है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना सकती। लेकिन दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि लूनी नदी वह कौन सी नदी है जो भारत के अंदर ही समा जाती है? लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है? गुजरात से बहती है। कहाँ पर समाती है? कच्छ के रण में रहती है। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। लूनी नदी अरावती पर्वत के निकट अजमेर जिले के, कहाँ दोस्तों? अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से उत्पन्न होकर, ये कहाँ से निकलती है? ये दोस्तों नाग पहाड़ी से उत्पन्न होती है, और दक्षिणी पश्चिमी भारत में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में नागौर जिला, जो राजस्थान का नागौर जिला है, राजस्थान के नागौर जिले का जब जब जिक्र आपके सामने आना चाहिए, आपको भारत की जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत आपको याद आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए? देखिए, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत को लेकर एक अलग प्रावधान कराने का जो प्रोग्राम चला था, जो सबसे पहले सिलसिला उठा था, वो राजस्थान के नागौर जिले से ही उठा था, ठीक है। दूसरा आपका पाली आता है आपका जोधपुर। पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौन राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है भैया। राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में जाकर यह मिल जाती है। मतलब यह नदी अंत में जाकर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर यह गिर जाती है। बात करेंगे अजमेर में। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूं। अजमेर के निकट अरावली श्रेणी के, अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों के उद्गम से, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। सागरमती, अगर आपसे नाम पूछा जाए कि सागरमती किसको कहा जाता है,
तो मित्रों सागरमती ही कहा जाता है लूनी नदी को। और लूनी नदी के किनारे पर ही बसा है आपका अजमेर शहर। ठीक है, बड़े आगे ये है पश्चिमी घाट पर बहने वाली नदियों का एक मैप जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर तो आपका हो जाएगा ये जाखम है, ये आपकी सवाई, ये जवाई होगी। ठीक है, ये लूनी नदी है जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये साबरमती, साबरमती के वीर तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। वर्तमान में इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये मान्यता बताई गई है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो बिना खड़क बिना ढाल के नहीं मिली। बहुत खून बहाने पड़े हैं, बहुत सी माताओं ने अपने बेटे को खोया है, बहुत सी पत्नियों ने अपने पति को खोया है, बहुत से बहनों ने अपने भाइयों को खोया है इस देश को आज़ादी को प्राप्त करने में। तो इस गाने को ये कहते हुए रोक लगा दी गई कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के वीर तूने कर दिया कमाल। साबरमती के वीर ने कमाल करा, ये बात जायज़ है, लेकिन बिना खड़क बिना ढाल के किया ये बात नाजायज़ है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। चलिए बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। नर्मदा है, तापी है, मांडवी, ज्वारी, शरावती, भरतपूजा, गंगावेली और पेरियार, ये सभी नदी आपकी पश्चिम की तरफ को बहती हैं। आइए इनको कैसे याद करें, इनको कैसे याद करें, इसकी ट्रिक भी बता दीजिएगा सर जी। इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, परेशान बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक है आपके सामने, देखिए इस ट्रिक को एक बार देख लो, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक को देखने के बाद आपके जीवन का कलेश ही कट जाएगा इस ट्रिक के देखने के बाद। चलिए, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप पे भारत की नदियां, ट्रिक आपकी क्या है? ट्रिक है लूसा मानता मंजू संग प्यार बहुत है। लूसा मानता मंजू संग प्यार बहुत है, तो लू से हो जाएगा लूसी नदी, सा से हो जाएगा साबरमती नदी, माँ से हो जाएगा माही नदी, ना से हो जाएगा नर्मदा नदी, और ता से हो जाएगा ताप्ती नदी, मैं से मांडवी नदी, जू से जोहारी नदी, से शरावती नदी, गै से गंगावेली, प्यार से पेरियार, बहुत से भरतपूजा। यानी ये वे सभी नदियाँ जो पश्चिमी घाट की ओर को बहती हैं। ये आपकी एक ट्रिक आपके सामने प्रेजेंट की है मैंने। लूनी एक मौसमी नदी है, मतलब एक विशेष मौसम में बहने वाली नदी है, हमेशा नहीं बहती। लूनी कैसी नदी है? लूनी एक मौसमी नदी है और इसका अपवाह मुख्यतः अरावली श्रेणी के दक्षिणी पश्चिमी ढलानों से होता है। मिठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सुकरी, बौंडी, खारी, जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखो कितने खूबसूरत नाम लेकर इसकी सहायक नदियां इसमें जुड़ी हैं। नाम देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है, मतलब मिठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सुकरी, बौंडी, खारी, जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, और दोस्तों इसमें से ये 330 किलोमीटर का सफर ये राजस्थान में तय कर लेती है। इसमें से 330 किलोमीटर का सफर यह राजस्थान में तय कर लेती है, और यह सिंचाई का एक अनिवार्य स्रोत है। मतलब सिंचाई इससे होनी ही होनी है, सिंचाई इससे होनी ही होनी है। यह एक मरुस्थलीय नदी है। अब इसको मरुस्थलीय नदी क्यों कहते हैं? यह एक मरुस्थलीय नदी है जो लवण नदी के नाम से प्रसिद्ध है। मरुस्थलीय नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नमक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके चलते इसमें जीव जंतु बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक नदी है जिसमें प्रदूषण के कारण जीव जंतु सबसे कम देखने को मिलते हैं, वह नदी है आपकी स्वर्णरेखा नदी। नाम स्वर्णरेखा, काम बिल्कुल बहुत गंदे। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये बात कर रहा हूँ लूनी नदी की, जो पश्चिमी घाट की ओर चलने वाली, बहने वाली, दौड़ने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में। ठीक है, साबरमती नदी की जिक्र हो जाता है आगे चल के। साबरमती नदी क्या है सर जी? देखो साबरमती नदी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई एक नदी है। साबरमती नदी पश्चिम की घाट की ओर को बहने वाली एक नदी है। साबरमती नदी एक ऐसी नदी है जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। साबरमती नदी एक ऐसी नदी है जो आपकी ज्वारनद मुख बनाती है। साबरमती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम साबर और हाथमती, साबर और हाथमती दो नामक नदियों की धाराओं के मिलने से साबरमती नाम इसका पड़ गया। क्या बोला जाने लगा इसको? साबरमती बोला जाने लगा, वरना साबर और हाथमती दो नदियां हुआ करती थी कभी को ये। ठीक है, इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी से, अरावती पर्वतमालाओं से डाबर झील होता है। ठीक है, किससे होता है? डॉबर झील है, एक सांवर झील है, और फिर राजस्थान और गुजरात में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बहती हुई 371 किलोमीटर, कितनी मित्रों?
371 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यह अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। अभी मैंने क्या बताया, यह कहाँ गिरती है मित्रों, यह अरब सागर की खाड़ी में जा गिरती है। ठीक है, बढ़िया। आगे ये फिर से आपको दिखा रहा हूँ, किसकी बात मैंने आपसे करी, साबरमती नदी की। साबरमती नदी यहाँ से चली और यहाँ अपना जल गिरा दिया खंबात की खाड़ी में आकर इसने। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट। नदी की लंबाई में राजस्थान में 48 किलोमीटर है। यह नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है, ये राजस्थान में भैया 48 किलोमीटर बहती है, जबकि ल्यूनी नदी 330 किलोमीटर बह रही थी। गुजरात में 323 किलोमीटर बहती है, गुजरात में 323 किलोमीटर बहती है भैया। और साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। इसके तट पर राज्य की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें अहमदाबाद आता है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, अहमदाबाद भी इसके तट पर देखने को मिलेगा। गांधीनगर, गांधीनगर भी इसी के तट पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रमुख नगर है। आपसे पूछ ले गोमती नगर नदी के किनारे कौन सा शहर है, लखनऊ। ठीक है, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है, लखनऊ। हिंड नदी के किनारे कौन सा शहर है, गाजियाबाद। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है, दिल्ली। धरोई बांध योजना कौन सी दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं, आपकी धरोई बांध योजना। धरोई बांध योजना द्वारा साबरमती नदी के जल का प्रयोग गुजरात में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए होता है। साबरमती का प्राचीन नाम भोगवा है। साबरमती का प्राचीन नाम क्या है, भोगवा है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, कौन दोस्तों, महात्मा गांधी, जिन्होंने नारा दिया था करो या मरो का, करो या मरो का नारा देने वाले महात्मा गांधी ने इसी नदी के तट पर साबरमती आश्रम का निर्माण किया। साबरमती आश्रम की स्थापना कर उसे अपने घर के रूप में प्रयोग किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम के पास, साबरमती नदी के पास एक आश्रम बनाया जिसका नाम पड़ा साबरमती का आश्रम। इसीलिए साबरमती के वीर के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। साबरमती नदी की सहायक नदियां वाकल नदी है, कौन कौन सी नदी है इसकी, वाकल नदी है, हरनव नदी है, हाथमती नदी है, वटराक नदी है और आपकी मधुमती नदी है। साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात की राजधानी गांधीनगर का नाम आता है। साबरमती के नदी के तट पर कौन सा है, गांधीनगर का नाम आता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, गांधीनगर रखा गया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम पर इस शहर का नाम गांधीनगर रखा गया, जो कि किसके किनारे बसा हुआ है, आपका साबरमती नदी के किनारे। महात्मा गांधी जब अपने 25 साथियों के साथ साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो 25 मई 1915 को, कब दोस्तों, 25 मई 1915 को अहमदाबाद में गोचरब स्थान पर, अहमदाबाद में गोचरब स्थान पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कब की दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गोचरब नामक स्थान पर। देखिएगा, 2 वर्ष के पश्चात जुलाई 1917 में, 1915 में आते हैं और 2 वर्ष के पश्चात जुलाई 1917 में आश्रम साबरमती नदी के किनारे पर बनाया गया, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आश्रम के वर्तमान स्थान के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था। यह पौराणिक जो दधीची ऋषि थे उनका भी आश्रम हुआ करता था जिसमें महात्मा गांधी रहे। ये पौराणिक कथा बताती हैं इतिहासकार के साथ साथ। चलिए अब बात करते हैं माही नदी की। किसकी करते हैं, माही नदी की बात करते हैं। सर जी माही नदी क्या है, कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है। देखिए, माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है और माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलता है। मध्य प्रदेश के धार जिले से माही नदी निकलती है और माही नदी खास धार जिले से भी नहीं निकलती,
धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील, दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है और यह दक्षिणी अरावली, कौन सा दोस्तों, दक्षिणी अरावली जयसमंद झील, जयसमंद झील जयसमंद झील से प्रारंभ होती है और यह मध्य प्रदेश, ये आपकी एमपी और आपका धार जिला, आपका झाबुआ जिला और आपका रतलाम जिला, जिलों तथा गुजरात राजस्थान राज्य में होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कुछ चीज़ आपको शायद कम दिखाई दे रही होगी। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है दोस्तों? अरब सागर में। और ये कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है मित्रों? खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। अब ये फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो बच्चे बाद में जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी नदी कहाँ पर है, आप लोगों को नेक्स्ट से पता लग रहा होगा। देखिए भाई, इसकी कुल लंबाई, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बार बार कुछ चीज़ें दिखने में दिक्कत हो रही है। चलिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसमें भी कम दिख रहा है। एक मिनट, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देख लीजिएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 576 मीटर है। ओए हे, एक मिनट बच्चों, कलर ये वाला ले लेते हैं। ग्रीन और आपका ग्रीन बने रहिए थोड़ी देर साथ में। अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही थी ना, मैं सोच रहा हूँ हाँ हो गया सुधार, अब इसमें थोड़ा सुधार हो गया। देखिए, इसकी कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है अभी इसकी लंबाई? 576 किलोमीटर है। ठीक है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभी। माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। माही पर एक जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। इसी माही नदी पर एक जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। जल विद्युत परियोजना जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का एक बांध है जो गुजरात के महिसागर जिले में स्थित है और कदाड़ा बांध कहलाता है। सोम, जाखम, जा, पनास, मोरन, जो इरु, माही आदि नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी क्या है? ये सहायक नदियां हैं। अब बात आती है नर्मदा नदी की। किसकी आती है? नर्मदा नदी की। देखिए, नर्मदा नदी को क्वारी कन्या भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बताया। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक प्रमुख नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद, यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। कहाँ दोस्तों? यह भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंचाई जो है अनिवार्य रूप से इसी के द्वारा होती है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से हम लोग क्या करते हैं? पुकारते हैं। ठीक है, एक मिनट।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतने। चलिए ले लिया, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़े। अब देखिएगा तो इधर कट भाई, देखो देखिए भाई, नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत से, मैकल नहीं मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से या अमरकंटक के शिखर से नर्मदा की उत्पत्ति है हुई है। इसकी लंबाई प्राय कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है भाई? 1312 किलोमीटर। और यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। मैकाल से निकलने के कारण नर्मदा को मैकाल की कन्या भी कहते हैं। नर्मदा को मैकाल कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैकाल पर्वत से निकलती है, इसलिए इसको मैकाल कन्या कहते हैं। स्कंद पुराण में इस नदी का वर्णन रेवा खंड के अंतर्गत हुआ। इस नदी का जिक्र रेवा खंड के अंतर्गत हुआ, जिस कारण इसको हम रेवा नदी भी कहते हैं। कालिदास के मेघदूत में नर्मदा को रेवा का संबोधन मिला, मतलब इसको वहाँ पर कालिदास ने रेवा के नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है पहाड़ी चट्टानों से कूदने वाली। पहाड़ी चट्टानों से कूदने वाली को क्या कहते हैं? रेवा कहते हैं। वास्तव में नर्मदा की तेज धारा पहाड़ी चट्टानों पर और भेड़ा घाट में संगमरमर पर की चट्टानों के ऊपर से उछलती हुई बहती है, जिस कारण इसको हम रेवा के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। एक बात तो आपको बता दूं दोस्तों, नर्मदा नदी को क्वारी कन्या कहा जाता है। क्वारी कन्या इसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी मैं पहले बता चुका हूं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि नर्मदा एक राजकुमारी थी। नर्मदा एक राजकुमारी थी, राजा की लड़की थी। राजा ने कह दिया कि जो हमारी लड़की के लिए एक विशेष फूल था, उस फूल को लाकर देगा, मैं अपनी लड़की की शादी उससे कर दूंगा। तो एक सोनभद्र राजा हुआ करते थे। सोनभद्र राजा ने वो फूल ला कर दिया, तो राजा ने लड़की की शादी तय कर दी सोनभद्र से। लेकिन सोनभद्र इस काम को करके अपने घर चला गया, शादी हुई नहीं। कुछ समय बाद नर्मदा को याद आता है वो सोनभद्र, तो नर्मदा अपनी सखी सहेली से कहती है कि जाओ संदेश पहुंचाकर उस सोनभद्र के पास कि आपसे नर्मदा मिलना चाहती है। जैसे ही वो उसकी दासी, उसकी सहेली इस बात की खबर सोनभद्र तक पहुंचाना चाहती है, पहुंचाने के लिए जाती है, तो उसकी वो भी पूरी बन-ठन कर जाती है, पूरी सज सवर कर जाती है। तो राजा सोनभद्र उसको देखकर मोहित हो जाता है। जैसे मोहित हो जाता है तो वो उसी के साथ रहने लग जाता है, मतलब वो उसी के साथ शादी रचा लेता है। काफ़ी लंबे समय बीत जाने के बाद जब वो वापस नहीं लौटती तो नर्मदा खुद जाकर देखती है। जैसे ही वो देखती है तो दोनों शयन कक्ष में लेटे हुए होते हैं। दोनों को देखकर वो वापस हो जाती है और इसी कारण वो दृढ़ निश्चय लेते हैं कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। इसी कारण नर्मदा नदी को क्वारी कन्या कहते हैं और वहां से वो उल्टी चल देती है। इसी कारण नर्मदा नदी को उल्टी बहती गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा की ओर को बहती है। ये कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, इनको कितना सच कितना झूठ मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कथाएं जो आपको बतानी जरूरी हैं। अमरकंटक में सुंदर सरोवर में स्थित शिवलिंग से निकलने वाली इस पावन धारा को रुद्र कन्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र कन्या भी कहते हैं। और आगे चलकर नर्मदा नदी का विशाल रूप धारण कर लेती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर नर्मदा करीब 1310 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करके भड़ोच के पास, राजस्थान का एक जिला है भड़ोच, भड़ोच के पास खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है, गिर जाती है। इस नदी के किनारे पर बसे शहर की बात करें तो जबलपुर है। जबलपुर शहर जो है वो इस नदी के किनारे पर बसा है। जबलपुर शहर इसी नदी के किनारे पर बसा है। अभी मैंने आपसे पूछा कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है, अजमेर शहर किस नदी के किनारे बसा है। ये सभी शहर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए। नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात तथा 10 किलोमीटर दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। एक दुग्धधारा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। संगमरमर की खूबसूरती संकरी और घाटियों से बलखाती नर्मदा नरसिंहपुर, होशंगाबाद की धरती को स्पर्श करती हुई
खंडवा से गुजरती हुई महेश्वर के पास 8 किलोमीटर का सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। भारत में 4 नदियों को 4 वेदों के रूप में माना गया है। एक तो गंगा नदी को ऋग्वेद में, यमुना नदी को यजुर्वेद में, सरस्वती को अथर्ववेद में और नर्मदा को सामवेद में। इन 4 नदी को 4 वेदों के रूप में जाना गया है। सामवेद कलाओं का प्रतीक है। सामवेद में संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है मित्रों। चलिए देखिए इधर, एक मिनट, डिजाइन, चलिए हाँ, हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। किसकी भाई? हम बात करेंगे तापी नदी की। तापी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है? जो तापी नदी आपको ये दिख रहा है ना लिखा हुआ दोस्तों, तापी नदी भी बिल्कुल पड़ोसन है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की पड़ोसन है तापी नदी। भारत की प्रसिद्ध नदी है, भारत की एक प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में जा गिरती है। मतलब ये भी उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में नर्मदा चलती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है और यह भारत की उन मुख्य नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अन्य 2 नदियां भी नर्मदा और माही नदी। बढ़े आगे, चलिए भी देखो इधर, यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है और इसकी प्रधान उपनदी पूर्णा है। क्या कौन सी नदी है इसकी प्रधान उपनदी? पूर्णा नदी है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं। हम ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी पुकारते हैं। बढ़े आगे, चलिए अब बात करते हैं ताप्ती नदी की प्रधान सहायक नदियों की। तो ताप्ती नदी की जो प्रधान सहायक नदियां हैं, मिंधोला है, गिरना है, पंजारा है, वादुर है, बोरी है और आपका आनेर है। ये वो नदियां हैं जो ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी के मूल स्थान मुल्तापी में एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र 7 कुंड में अलग अलग नामों से बने हुए हैं और उनके बारे में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, धर्मकुंड, पापकुंड, शनिकुंड, नागाकुंड, बाबाकुंड, ये आपके कुंड के ये 7 कुंड हैं आपके। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मांडवी नदी को लेकर। गुरुजी मांडवी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए मांडवी नदी कोंकणी मांडवी, जिसे मांडोवी या महादाई या महादेई या कुछ स्थानों पर गोमती नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे गोमती नदी, महादाई या मांडोवी नदी के नाम से इसको पुकारा जाता है। भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है। भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है और इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा भी कहते हैं, जबकि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को बोल रहे थे हम। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा और गोवा की जीवन रेखा आप किसको बोलोगे? मांडवी नदी को। ठीक है, जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है और साथ ही यह एक ज्वारी नदी के साथ एक आगे नदी मिलेगी, ज्वारी नदी के साथ गोवा को 2 प्रमुख नदियों में से एक है। चलिए आगे, चलो देखो इधर, मांडवी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो मात्र 77 किलोमीटर है, जिसमें से 29 किलोमीटर का सफर तो तय करती है ये कर्नाटक में और 52 किलोमीटर का सफर तय करती है गोवा में। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 77 किलोमीटर, 29 किलोमीटर हिस्सा आपका कर्नाटक में, 52 किलोमीटर गोवा में। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के 30 स्रोतों के एक समूह से होता है।
जो कर्नाटक के बेलागांव जिले के भीमगढ़ में स्थित है। कर्नाटक जिले के बेलागांव जिले के भीमगढ़ में स्थित है। दूध सागर प्रपात और वज्रपोहा प्रपात, एक आपका दूध सागर प्रपात और वज्रपोहा प्रपात इसी मांडवी नदी के भाग हैं। इसी मांडवी नदी के भाग पर दोस्तों दोनों ये बनते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलिए। दूध सागर प्रपात जो आपको दिख रहा है, इसका पानी ऊपर से गिरता हुआ ऐसा लगता है जिससे दूध बह रहा हो, इसलिए इसको दूध सागर प्रपात या दुग्ध झरने के नाम से, दूध प्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं। जुआरी नदी का जिक्र कर लेते हैं भाई। देखिए, जुआरी नदी भारत एवं गोवा में बहने वाली सबसे ज्यादा लंबी नदी है। यह भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बारसम में है और ज्वारी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अर्धांग, देखिए इसको अर्धनाशनी या अर्घनाशनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह नदी दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है और तालुकों से होकर गुजरती है। तिसवाड़ी, पोंडा, सालसेटी और संग्यूम या क्यूपम, ये सभी इसके क्या हैं, द्वीप हैं। आगे चलिए। ज्वारी नदी की कुल लंबाई कितनी है मित्रों? ज्वारी नदी की कुल लंबाई है 92 किलोमीटर। ज्वारी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 92 किलोमीटर है। और ज्वारी और मांडवी नदियां आपस में मिलकर एक मोहाना बनाती हैं। ज्वारी और मांडवी नदियां आपस में मिलकर एक मोहाना बनाती हैं और इन दोनों नदियों का जल काबो अगुवाडा स्थान पर अरब सागर में गिरता है, जहां इन नदियों के मिलने से मोरमुंगा बंदरगाह आकर बना लेता है और बंदरगाह नगर वास्को दी गामा ज्वारी नदी के नदी मुख पर स्थित है। देखिए वास्को दी गामा, ये नाम आपके सामने आया, वास्को दी गामा। गुरुजी वास्को दी गामा कौन है? देखो भाई, जब बात करते हैं वास्को डी गामा की, इसको भारत का खोजकर्ता माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? भारत का खोजकर्ता इसको माना जाता है। दूसरी बात दोस्तों, इसको भारत के खोजकर्ता के साथ साथ ये कहां पर आया था? ये कालीकट के तट पर आया था। इसका स्वागत किसने किया था? इसका स्वागत किया था राजा जी मौर्य ने। ये यहां से क्या लेकर गया था? यहां से लेकर गया था काली मिर्च। काली मिर्च उसने कितने लाभ पर बेची? इसने 60 गुना लाभ कमाया। ये कब आया था? यह आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है, ये जानकारी काफी आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब है शरावती नदी। क्या है दोस्तों? शरावती नदी। शरावती नदी को एक बार देखें, पढ़ें। चलिए देखिए, शरावती नदी, शरावती एक नदी है। चलिए, शरावती एक नदी है जिसका उद्गम भारत के कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और इस राज्य में बहती हुई इसी राज्य में समाप्त हो जाती है। यह नदी भारत की गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पश्चिम की तरफ बहती है। इस नदी का अधिकांश भाग पश्चिमी घाट में है और प्रसिद्ध जलप्रपात इसी नदी पर, कौन सा प्रसिद्ध? जोग जलप्रपात, जो प्रपात प्रसिद्ध जलप्रपात है वो इसी नदी पर है। और यह नदी तथा इसके आसपास का क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध क्षेत्र है। जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ना मित्रों, जो आपको पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, देखिए ये जो पूरा पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, ये आपका पश्चिमी घाट।
यह जैव विविधता के लिए है, जैव विविधता के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पर काजू, बादाम, नारियल, ठीक है, आदि यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर काली मिर्च मिलती है। यहाँ पर गोवा का पर्यटक स्थल है, तट एक पर्यटक स्थल। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखो इधर, तो यह शरावती नदी की जानकारी हमने आपको दी और आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है वो नदी जो आपको, ये जोग प्रपात है, ये आपको जोग प्रपात दिख रहा होगा। भारत का जोग प्रपात सबसे ऊंचा, सॉरी सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा गंगा वैली। अब बात करते हैं गंगा वैली की। चल भी आगे चल। हाँ, गंगा वैली। देखो भाई, गंगा वैली नदी कर्नाटक राज्य से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली एक छोटी सी नदी है। गंगा वैली कर्नाटक राज्य से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली एक छोटी सी नदी है। और उसके बाद आती है आपके पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार नदी। पेरियार भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? अभी मैंने आपको बताया केरल राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिम घाट की ओर ऊंचाई में होती होकर बहती है और केरल में यह जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। इडुक्की बांध अगर आपको मिलेगा, इडुक्की जल जो बांध है, जो जिस पर बिजली बनती है, वो पेरियार नदी पर है। राज्य के कई मुख्य नगरों में जल इसी नदी से प्राप्त होता है। बढ़े आगे, चलिए। भरत पूजा नदी या नीला नदी मुख्य केरल में बहने वाली एक नदी है। पेरियार नदी के बाद केरल में बहने वाली नदियों में यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो इस समय 209 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और हालांकि इसकी कुल लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है, जिसका 41 किलोमीटर हिस्सा तमिलनाडु है और इसका नाम का अर्थ है भरत की नदी। क्या नाम है इसका? भरत की नदी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं पश्चिम घाट की नदियों को आपको अच्छे से समझाने में कामयाब रहूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना और चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।